Good morning, students. I am Thakur sir, and today I am going to start your first chapter, the Indian Constitution. Okay, and this is the part of social and political life. Okay, and this is chapter 1, the Indian Constitution. Okay, so I want to share a story of India with you before the starting दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कहानी कि किस प्रकार से इंडिया का जन्म हुआ, ये एक छोटी सी कहानी, यह एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके इस चैप्टर से पहले। सोशल एंड पॉलिटिकल जो ये पार्ट है इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो ये आप ज़रूर समझेंगे। फिर इसके बाद आप इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ आवर नेशन। ठीक है, द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ आवर नेशन। ये कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे और ये कहानी सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से पहले हमारी देश की स्थिति क्या थी। इन सभी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 1947 में आज़ादी से पहले हमारे देश में छोटे बड़े करीब करीब मोर देन 400 किंगडम थे। ठीक है, तो ये 400 मोर देन 400 किंगडम थे। इट मीन्स इससे अधिक जो राजवाड़े हुआ करते थे, और ये सभी राजवाड़े जो थे वो काफ़ी डिफरेंट थे एक दूसरे से। सबकी अलग अलग रीजन था, सबका अलग अलग अपना अपना राज था, सब अपने राज में मस्त थे। सभी अपने राज की सीमाओं को बढ़ाने के लिए लड़ाई किया करते थे। तो इनमें एक प्रकार की काफ़ी सारी डिफरेंसेस थी। ठीक है, और इनकी आइडेंटिटी जो थी, ये आइडेंटिटी भी डिफरेंट थी। तो उस समय जो इंडिया था आज़ादी से पहले, जो मोर देन 400 किंगडम्स में बंटा हुआ था, और ये सभी राजा अपने अपने किंगडम में, एक्चुअली दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो ये सभी जो राजा थे वो बहुत ही डिफरेंट अपने रीजन में अपने राज काज को करने में व्यस्त थे। किस किंगडम पे क्या हुआ, कोई हमला किया तो कोई दूसरे किंगडम को जल्दी पता नहीं चलता था। उसका रीज़न था कि पहले कोई दूरसंचार उतनी अच्छी थी नहीं। यदि किसी को पता भी चलता था तो पता चलते चलते काफ़ी समय लग जाता था। तो पता भी चलता था तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चलो हमारा तो राज ठीक है, हमारे राज पे तो किसी ने आक्रमण नहीं किया, तो वो अपने राज में मस्त रहते थे। और ये सभी, जैसे मैंने कहा कि मोर देन 400 प्लस किंगडम थे। ठीक है, और ये सब आपस में ही लड़ते थे। ये सारे किंगडम, जैसे मान लीजिए कि पंजाब का किंगडम हो, बंगाल का किंगडम हो,
लखनऊ का किंगडम हो, है ना, और दूर दूर तक के जितने किंगडम थे एक दूसरे से मतलब उनको कोई एज ए नेशन लगाव नहीं था। तो उस समय जो ये पूरा खित्ता था भारत, ये भारतीय सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। और यहाँ अधिकतर जो लोग थे, उस समय लोकतंत्र तो थी नहीं, राजतंत्र थी। तो राजतंत्र में जो पावर थी वो राजा के हाथ में केंद्रित, है ना। तो पावर क्या था उस समय, सेंट्रलाइज था, और राजा जो निर्णय लेता वो सबके लिए अपने उसके राज्य पे लागू होगा। जो प्रजा है, प्रजा उस समय भी टैक्स अदा करती थी राज को अपने, ठीक है। और ये सभी जो राजा थे वो राज किया करते थे, ये सुप्रीम थे, ठीक है ना। और करीब करीब देश में 1600 से अधिक भाषाएं थी। तो इतने सारे डिफरेंसेस थे हमारे देश के अंदर, 400 से अधिक राजवाड़े थे, और सभी राजा अपने अपने राज को चलाते थे, एक दूसरे से उतने रिलेशन नहीं थे, सब अपने आप को अलग महसूस करते थे एक दूसरे से। कोई भारतीयता की भावना, कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। तो ये गजब उस समय की स्थिति थी और परिस्थिति थी। यदि कोई विदेशी आक्रांता किसी एक किंगडम पे आक्रमण किया तो उससे दूसरा किंगडम अपने आप को अलग रखता था, है ना, जिससे वह आसानी से हमारे इंडिया में आकर के अटैक करते थे और लूट के ले जाते थे। तो यह जो एक, अब देखिए, ये विभिन्न जो रजवाड़े थे, जैसे मैंने कहा कि 400 से अधिक किंगडम थे, उन सब में कोई अधिक मतलब समानता थी नहीं, सब में विभिन्नता थी। रंग रूप, वेशभूषा, बोली, भाषा जो थी सबके अलग अलग थे। तो इनकी आइडेंटिटी जो थी वो भी विभिन्न थी। तो इनकी आइडेंटिटी विभिन्न थी। ये आपस में एक दूसरे रजवाड़े अपने राज्य को विस्तार के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। तो यह एक ऐसी परिस्थिति थी आज़ादी से पहले देश में, जो सभी रजवाड़े थे, है ना, वो एक कठिन मतलब हर समय वो जो भारतीय सभ्यता थी उसमें हर समय उस समय राजतंत्र में क्या होती थी, लड़ाइयाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते रहती थी। तो ये सब जो लड़ाइयाँ होती रहती थी उसका कारण क्या था, है ना। उस समय जो इंडिया का पॉपुलेशन था, अभी तो मैंने बताया कि ये सब जो कारण है वो था कि एक उसमें राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी, क्योंकि भारत का उदय तो आज़ादी के बाद हुआ। आज़ादी से पहले जो भारतीय संविधान की आज़ादी के बाद कल्पना हुई, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं, हमारे देश में राज सिस्टम था, और राज सिस्टम में 400 से अधिक जो रजवाड़े थे अपने अपने नियम से चलते थे, और सब अपने अपने राज्य में राज करते थे, दूसरे किसी राज्य से उतने अधिक मतलब नहीं थे। अब लोग एक दूसरे से छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। तो किसी भी राज्य पे यदि किसी ने आक्रमण किया तो दूसरे को उससे फर्क नहीं पड़ता था, वो उसमें शामिल नहीं होते थे। तो देखेंगे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन था, मेजर जो पॉपुलेशन उस समय थी, वो पॉपुलेशन
करीब करीब ब्रॉडली इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि यहाँ देखिए, ब्रॉडली इंडिया पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, हिंदूज एंड अदर। ठीक है, हिंदू 85% थे। ठीक है, एंड अदर 15%। ठीक है, अब ये 85% जो हिंदू थे और 15% मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सारे लोग जो थे, इन सब में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। और ये जो डिफरेंसेस थे वो केवल भौगोलिक स्तर पे ही नहीं थे, है ना। ये डिफरेंसेस काफ़ी समाज में देखने को मिलते थे कि किस प्रकार से जो राजा है, जो क्षत्रिय हैं वो राज करते हैं, जो ब्राह्मण हैं, अभी हमने कहा कि 85% हिंदूज थे, उनमें ब्राह्मण जो थे उनका काम था क्या? ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, शिक्षा लेना, ग्रहण करना और शिक्षा देना, ये ब्राह्मणों का काम था। ठीक है, और जो वैदिक रीति रिवाज, जो वैदिक शिक्षा थी, उसको अगले जनरेशन को पास करना ये ब्राह्मणों का काम था। ठीक है, और यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, हवन करना, इन सभी कार्य जो थे ब्राह्मण को थे। मंदिर को संभालना, है ना, पूजा पाठ करना, मंदिर को देखना, संभालना, ये सारे काम जो थे, शिक्षा देना, ब्राह्मणों के पास थे। और जो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का क्या काम था? क्षत्रियों का काम था अपने सीमा की सुरक्षा करना, अपने देश, अपने राज की सीमाओं को सुरक्षा करना, लड़ाई करना। ठीक है, तो और क्षत्रिय जो थे वो राजा हुआ करते थे, रूल करते थे, है ना। वही जो थे क्या थे? सुप्रीम थे क्षत्रिय। और उसके बाद देखेंगे कि जो नंबर आती है हिंदू में किसकी, हमने बात किया ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण का क्या काम? हमने कहा कि शिक्षा लेना और देना उनका काम था। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, वैदिक रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का काम था। क्षत्रियों का काम था सुरक्षा करना, राज करना, है ना। वैश्य का जो काम था वो मतलब खेती करना, बिजनेस करना था। और जो दलित थे, उसमें दलित की स्थिति, जो क्षुद्र थे, उनकी स्थिति उस समय भी बहुत नाजुक थी। आप देख सकते हैं कि जो दलित थे हिंदू में, वो कितने कठिन जिंदगी जीने को मजबूर थे। वो शोषित पीड़ित उस समय भी थे, आज भी हैं। आज इनकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आए हों, और वो बदलाव क्यों आए हैं? हमारे संविधान के कारण आए हैं, जो हमारी इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। और आज़ादी से समय जो स्थिति थी उसको मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज़ादी से पहले हमारी भारत का दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। तो इस समय दलितों की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। उस समय भी इन पे जुल्म हुआ करते थे, है ना। दलित जो थे काफ़ी ही मजबूर थे, न इनके पास कोई अपनी ज़मीन थी, न इनके पास अपना कोई काम था। इनसे मजदूरी कराया जाता था, ये करते थे, और इनको खाने को दिया गया नहीं दिया गया, जो राजा हुआ करते थे इनका शोषण करते थे। तो ये उस समय भी काफ़ी मजबूर थे। जो
शूद्र थे उनको उसी प्रकार का काम दिया जाता था। अब इनके बच्चे जो थे, इनके बच्चे भी वही काम करेंगे। ये एक बॉन्ड हुआ करता था कि आप शूद्र हैं, आपको नाली साफ करना है, आपके बच्चे भी नाली साफ करेंगे, है ना। तो ये जो जिंदगी थी इनको, इनके जिंदगी इनको एक श्राप जैसे थी, है ना। कोई इनको पूछता नहीं था। यदि कोई इनको मारता भी है तो ये जाते हैं यदि कंप्लेन लेके, तो भी अगला जो है फॉरवर्ड क्लास है, जो उच्च ब्राह्मण है, तो वो कहते थे कि तुम क्षुद्र हो, तुम मार खाने के काबिल ही हो, तुम मार ही खाओगे। ठीक है। तो इस प्रकार की मनोभाव उस समय थी निम्न जातियों को लेकर के। तो हिंदू जो थे वो क्या थे, डिफरेंट मतलब कास्ट में बंटे हुए थे, उच्च नीच के भेदभाव में ये सब लोग बंटे हुए थे, डिस्क्रिमिनेटेड थे, जिससे ये सब काफ़ी पीड़ित थे, है ना। जो दलित है, जो कचरा उठा रहा है, गंदा उठा रहा है, उसके जो अगली पीढ़ी है उसको भी यही काम करना है। उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको स्कूल नहीं, उसको अच्छे इलाज नहीं मिल पाएगी। तो ये सब उस समय भी काफ़ी शोषित पीड़ित थे। ठीक है। तो देखेंगे इनको काम क्या था कि गंदा उठाएंगे। यदि जो गांव में एनिमल्स वगैरह की डेथ हो जाती थी, उनको उठा के ले जाके उनको डिकम्पोज करते थे, है ना। तो ये सारे काम कौन करते थे, शूद्र करते थे। अब शूद्र जो थे ऑलरेडी पीड़ित थे, ये शोषित थे, तो इनकी जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। इनकी अगली पीढ़ी को भी यही करना था। समाज में कोई यूनिटी नहीं थी, जिसकी आज हम बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम सब एक हैं की बात करते हैं। तो उस समय ये सब कोई भावना थी नहीं। तो जो दलित थे, शूद्र थे, ये लोगों के खेतों में काम करते थे और इनको मजदूरी मिलती थी और यह अपना जीवन निर्वहन करते थे। तो इस प्रकार से जो समाज थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को मैंने बताया इनका अपना अधिकार था। क्षत्रिय जो थे राज किया करते थे, देशों की सीमाओं की रक्षा करने में लगे रहते थे, ये सुप्रीम होते थे। उसके बाद वैश्य जो थे ये लैंडलॉर्ड हुआ करते थे अधिकतर। इनके पास भूमि हुआ करती थी, व्यापार करते थे, इनके पास मजदूर काम किया करते थे। और जो शूद्र थे वो आज जिनको दलित कहते हैं, ये विभिन्न प्रकार के उस समय से सताए जा रहे हैं। तो हमारे समाज में भी, हिंदू वर्ग में भी काफ़ी असमानता होने के कारण सभी लोग असंतुष्ट रहा करते थे एक दूसरे से। तो समाज में कोई यूनिटी नाम की चीज़ जल्दी होती नहीं थी। ठीक है। तो जैसे जो कुम्हार है, वो क्या करेगा, बर्तन बनाएगा। तो बर्तन बनाएगा, उसका आने वाला जो पीढ़ी है वो भी बर्तन बनाने का काम करेगा। तो कोई कुम्हार का बच्चा बर्तन बना करके अपनी ज़िंदगी को कैसे ऊंच कर सकता है, क्या कर सकता है। वो 2 वक्त की रोटी कमाने में ही अपने लाइफ को स्पेंड कर देता है। तो ये जो सिस्टम था, है ना, जो कुम्हार है वो बर्तन बनाएगा, जो ब्राह्मण है वो पढ़ेगा पढ़ाएगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ाई करेगा, सीमा की रक्षा करेगा, शूद्र लोग गंदे साफ करेंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम था उसमें काफ़ी एक असंतोष थी समाज में। और वही असंतोष जो थे देश को इकट्ठा नहीं होने देते थे। अब सोचिए ज़रा कि ऑलरेडी खुद भारत में इतनी असमानताएं थी, शोषित वर्ग अलग ही पीड़ित था, है ना। सब एक दूसरे से भिन्न थे, सबका रहन सहन, कम से कम देश में 1600 से अधिक भाषाएं थी। तो क्षुद्र की स्थिति उस समय ये थी कि छुआछूत की भेद था। लोग बोलते थे कि यदि क्षुद्र की छाया भी पड़ जाए तो समझ जाओ कि वो भी अलाउड नहीं था।
ठीक है। अनटचेबिलिटी वाज रिक्वायर्ड टू वियर ए ब्लैक थ्रेड आइदर इन हिज नेक और, तो इनको कुछ स्पेशल वेशभूषा इनका था, है ना। ये हर जगह आ जा नहीं सकते थे किसी के पास, तो ये अलग समुदाय में रहते थे। तो जो हमारे देश की समस्या उस समय थी काफ़ी जटिल थी, है ना। तो इस जटिलता के साथ देखिएगा कि उस समय हमारा भारतीय जो समाज था रहता था। और यहाँ आप देखिए, डिड यू नो अंडर द रूल ऑफ महाराष्ट्र एंड पेशवा द अनटचेबल वेयर डोंट अलाउ विद इन देयर गेट ऑफ पूना सिटी द कैपिटल ऑफ पेशवा। इनको अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो इस प्रकार की भेदभाव उस समय हमारे समाज में हुआ करते थे। और क्या था कि शूद्र जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब आज जब हम आज़ाद हैं और हमारा संविधान है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें सबको हर जगह इक्वलिटी दिया है पब्लिक प्लेस में। तो देखिए, तो आज की जो स्थिति है आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले, आप कल्पना कर सकते हैं, है ना, इस इंट्रोडक्शन में कि किस प्रकार की भारत रही होगी जब हम आज़ादी से पहले, ठीक है, हमारा समाज किस प्रकार से, अब जो लोग थे शूद्र लोग, वो पानी नहीं भर सकते थे जहाँ पे बड़े लोग होते थे, क्योंकि छुआछूत था। वो जहाँ पानी भरेंगे, जहाँ बड़े लोग नहाएंगे, वहाँ वो लोग नहीं नहाएंगे। तो इस प्रकार से जो छुआछूत थी, ये काफ़ी समाज को तोड़ के रख दी, ठीक है। तो देखेंगे हम कि ये हिंदू समाज भी जो था वो काफ़ी बटा हुआ था, और बाकी जो कम्युनिटी थी वो भी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज तो उनके लिए बहुत ही मतलब आसान था इंडिया को कब्जा करना, इंडिया को रूल करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो 400 से अधिक किंगडम थे, सभी अपने आप में ही मगन रहते थे। किसी को दूसरे पे क्या बीत रहा है, दूसरे पे कौन आक्रमण किया, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता था। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों को भारत को अपने कब्जे में लेना कोई टेढ़ी खीर नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने अपना काम करना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने जो प्लान बनाया कि भारत को उन्होंने पहले स्टडी किया था, देखा था कि अरे यार, भारत तो काफ़ी मतलब जातियों में बटा हुआ है, 400 किंगडम्स हैं, और वो सारे किंगडम्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो यार, इनको तो तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तो इनको आसानी से अपने कब्जे में लिया जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। आपको पता है, इतिहास पढ़ेंगे, हम लोग उधर अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज़ों ने केवल इंडिया पे ही नहीं, दुनिया में अधिकतर हिस्सों पे राज किया, ठीक है। दुनिया के अधिकतर हिस्सों पे राज किया और इंडिया पे भी इन्होंने राज किया। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पहले इंडिया के किसी खास एक पार्ट को कब्जा किया, फिर उससे आगे बढ़ते गए। क्यों आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे कब्जा करते करते पूरे इंडिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि जितने सारे राजवाड़े थे सब एक दूसरे से अलग थे, सबकी आइडेंटिटी अलग थी, सबका वेशभूषा अलग था, सबकी भाषाएं अलग थीं। वो उनकी एक दूसरे की भाषा समझते नहीं थे, उनके मनोभाव वो समझ नहीं पाते थे। तो किसी एक राजा के ऊपर कोई आक्रमण करता था
तो दूसरे दूर के राजा तक तो खबर भी नहीं पहुंचती थी जल्दी, और खबर यदि कभी देर तक कभी मिली भी तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके राज पे तो आक्रमण हुआ नहीं था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इंडिया पे आसानी से कब्जा कर लिया। अब जब वो इंडिया को कब्जा कर लिए तो उन्होंने लूटना शुरू किया, इंडिया को लूटना शुरू किया, इंडिया को लूटते गए, और वो इंडियन को भी किसी शूद्र से कम नहीं समझते थे। उनके यहाँ ऑफिस में भी लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड। तो ये अंग्रेज़ों की मेंटलिटी थी कि इंडिया में हुकूमत करते थे, और उनके दफ्तर पे ऐसे बोर्ड लगे रहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो अंग्रेज़ों ने, यदि मान लीजिए कि कोई एक किंगडम कभी इकट्ठा भी हो गया, ठीक है, उन्होंने लड़ाई भी लड़ी मजबूती से, और कभी कभी क्या हुआ कि उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने राज से बाहर कर दिया, तो उससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने फिर धीरे 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 उस राज्य को कब्जा लिया लड़ाई करके, क्योंकि बाकी तो जो किंगडम थे अपने में ही मस्त थे। तो वो एक साथ कभी यूनाइट हो नहीं पाए। आखिर हो भी तो कैसे हों, उनकी भाषाएं अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग है, उनकी पहचान अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, वो एक दूसरे की बात को समझते नहीं थे और एक दूसरे की फीलिंग भी नहीं समझते थे। राष्ट्रवाद की भावना भी उनमें क्या थी, वो जो भी जितने दूर तक उनका राज था उसी राज से उनको लगाव हुआ करता था। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। जो शोषित वर्ग था, जो पीड़ित वर्ग था, आखिर वो क्यों लड़े देश के लिए? उसको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, वो ऑलरेडी अपने आप को अपमानित महसूस करता है समाज में, तो आखिर वो कैसे इकट्ठा हो? आखिर ये अंग्रेज़ों से जो लड़ाई थी वो इतनी आसान नहीं थी जो आप समझते हो कि किसी के नेतृत्व में लोग इकट्ठे हो गए और भारत को आज़ाद करा लिया, हमें आज़ादी मिल गई। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये काफ़ी इसमें स्ट्रगल हुआ। लोगों को इकट्ठा करना काफ़ी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि समाज इतना जटिल थी, इतने कास्ट सिस्टम में बंट चुकी थी, और भारत ऑलरेडी इतने भागों में बंटा हुआ था, एक दूसरे की भावना तक लोग नहीं समझ पाते थे। तो इनको इकट्ठा करना, अब लोग समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों से यदि लड़ना है तो हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। एक अकेला कोई भी अंग्रेज़ों से लड़ाई करके इंडिया को आज़ाद नहीं करा सकता था। तो काफ़ी स्थिति स्पष्ट थी। तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी शोषण किया। अब ये जो शूद्र थे ये आखिर क्यों लड़ें भाई, है ना? ये तो खुद शोषित पीड़ित थे, इनको क्या कह करके कोई कहे कि ना भाई आप एक हो जाओ, आप आओ अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हैं और आपको हम इक्वल राइट देंगे, तो ये क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि अभी तक तो वही राजा ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो अब किस भरोसा पे ये लड़ाई करेंगे? तो जो भी लड़ाई थी, जैसे 1857 में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई, तो कोई खास किंगडम जो थे वो कुछ यूनाइट होकर लड़ाई लड़े अंग्रेज़ों से, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? भारत तो उससे इकट्ठा हुआ नहीं। और जब इकट्ठा और यूनाइट हुआ नहीं तो अंग्रेज़ों से जीतना मुश्किल था। तो यह काफ़ी स्थिति क्लियर हो गई थी कि अंग्रेज़ों को हराना और भारत को आज़ाद करना, उसके लिए एक ही काम है कि हम जितने जाति समुदाय और धर्मों में बंटे हुए लोग हैं वो सब एक हो जाएं और एक हो कर के आवाज़ उठाएं आज़ादी की, पूर्ण स्वराज की, तब जा कर के इंडिया
आज़ाद हो सकता है। यह बातें लोगों के मन में, मतलब कुछ लोग जो थे उनके मन में दृढ़ हो चुकी थी कि ऐसे अकेले लड़ाई लड़ने से अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो कुछ देश के लीडर थे जो इसके बारे में सोचे और उन्होंने एक ग्राफ बनाया, प्लान बनाया कि किस प्रकार से, आप ये देखिए हमारे महात्मा गांधी हैं, है ना, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, और ये सरदार पटेल हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं। तो इसमें जो भी लीडर थे उस समय इंडिया में, इनके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो गया था कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना इतनी आसान नहीं है और भारत को आज़ाद करने के लिए हमारे देश में जितने भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ आना होगा। और हिंदू भी हैं, वो भी क्या है, छोटे छोटे जातियों में बटे हुए हैं, है ना। हिंदू है वो ग्रुप में बटा हुआ है, अब वो ग्रुप सब ग्रुप में बटा हुआ है, उसमें कई सारे भेद है, आदिवासी हैं। तो ये सब लोग जब तक इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक हम अंग्रेज़ों से लोहा नहीं ले पाएंगे और न ही इंडिया को आज़ाद कर पाएंगे। तो इन नेताओं ने सोचा, तो इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया माइंड में कि आखिर क्या हम कह कर के लोगों को एक साथ लें। तो इन्होंने सबको कहा कि भाई आप सब आइए, ये सब आपका भारत है ना। अब जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो ये सब आपका भारत होगा, इसमें सबका हक होगा, सबको अधिकार मिलेगी, सबको राइट मिलेगी रहने का, खाने का, पीने का, जीने का, कोई गुलाम नहीं होगा किसी का। तो इस प्रकार से एक कल्पना करके इन लोगों ने लोगों के पास जाना, और उस समय इतना आसान भी नहीं था कम्युनिकेशन। तो सोचिए ज़रा कितना कठिन कार्य था लोगों को इकट्ठा करना और अंग्रेज़ों से लोहा लेना। तो आप तो बस ऐसे दिमाग में सोच लें कि कुछ लोग, कुछ हमारे नेता इकट्ठा हुए और कुछ लोगों को साथ लिए और चल पड़े आज़ादी की लड़ाई में, और उन्होंने अंग्रेज़ों से खूब लड़ाई की और अंग्रेज़ भारत छोड़ के भाग गए। तो ये जो कहने में जितना आसान है, वो स्थितियाँ उस समय उतनी आसान नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारत है, जो उस समय का भारत था, वो काफ़ी बटा हुआ भारत था। 400 से अधिक किंगडम्स थे, सब एक दूसरे से भिन्न थे, उन सब की आइडेंटिटी भिन्न थी। वहाँ हमारा हिंदू समाज भी कई सारे ग्रुप में बटा हुआ था, वो सब में विभिन्नताएँ थी, ठीक है। तो आखिर वो लोग एक साथ कैसे आएंगे। तो इन सब लोगों ने, हमारे इन देश के महान नेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपने बलिदान दिए देश को आज़ाद कराने के लिए, इन्होंने एक प्लान बनाया कि आखिर हम क्या बात कहें कि ताकि सब इकट्ठा हो जाए। तो सबको इक्वल राइट की बात की गई, है ना। सबको कहा गया कि भाई ये आपका देश होगा, आज़ाद होगा, तो इसमें आप हंसी खुशी जी सकते हैं। सबको आगे बढ़ने का अधिकार होगा, सबको नौकरी करने का अधिकार होगा, है ना। सबको समान ज़मीन दी जाएगी, सबको समान शिक्षा दी जाएगी, सबको स्कूल दी जाएगी, है ना। तो किसी में कोई भेद नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन लीडरानों ने, नेताओं ने देश के सभी लोगों को इकट्ठा करने का, यूनाइट करने का प्रयास किया। तब जा कर के कहीं अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई। और आपको पता है कि ये सारे जो दलित थे, शूद्र थे, ये इतनी आसानी से बात मानने वाले नहीं थे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी समाज में पीड़ित थे। लेकिन फिर भी अब जो दलित, जो वोमेन थी सब, तो वोमेन को भी उतना पावर नहीं था उस समय समाज में। एक तो उनको कोई अधिकार नहीं था, और दूसरा में भी वो वोमेन थी, तो वो और शोषित पीड़ित थी। वो भला क्यों लड़ाई में आए आज़ादी के लिए, उनको क्या मिलने वाला था। तो हमारा जो समाज था, ना केवल धर्म और जाति में ही बटा था, बल्कि कई सारे
मतलब सोशली बटा हुआ था, है ना, छोटे छोटे ग्रुप में बटा हुआ था। तो इनको इकट्ठा करने के लिए लोगों ने काम किया। और पहली बार गांधी जी जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, उसमें पहली बार दुनिया के इतिहास में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर के अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई का बिगुल फूंका। भारत अंग्रेज छोड़ो का नारा बुलंद हुआ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, है ना। देश के ही इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में इतने लोग कभी इकट्ठा हुए नहीं थे। तब जा कर के अंग्रेज़ों को लगा कि अब हो सकता है कि इंडिया को मतलब अब रूल करना काफ़ी कठिन है, ठीक है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय जब पूरा देश गांधी जी के नेतृत्व में सामने आया, एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई दिया, सबके अंदर भावना जागी कि नहीं, भारत हमारा है ना, इसको हम अंग्रेज़ों से गुलामी के जंजीर को हम लोग काट के रहेंगे, हम अपनी आज़ादी को ले के रहेंगे। तो एक प्रकार की जो सोच में बदलाव हुई हमारे भारतवासी की, जिसका नतीजा हुआ कि अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, अब इंडिया पे और अधिक राज हम लोग नहीं कर सकते। तो तब जा कर के ये सारे लोगों के, आंदोलनकारियों के प्रभाव के वजह से जो अंग्रेज़ थे भारत को मुक्त किए, और इस प्रकार से भारत अंग्रेज़ों के हाथ से आज़ाद हुआ। तो इस आज़ादी में आप देखेंगे, आज़ादी की जो परिकल्पना की गई थी, जो सभी लोगों को यूनाइट करने की बात की गई थी, है ना, कि ये सबका भारत होगा, इसमें सबको इक्वल राइट मिलेंगे, इक्वल अधिकार मिलेंगे रहने के लिए, जीने के लिए, कोई सर्विस करने के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, है ना, सब लोग अपने सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जिस बात से सबको इकट्ठा किया गया था, तो क्या वह मुँहज़बान नहीं होगा? मुंह से हम कह दिए, उसके बाद जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए काम किए, उनके मरने के बाद क्या होगा? कि किसी को कोई सताएगा तो वो उनके पास जाएंगे कि आप लोग तो बोले थे कि ये सबका देश होगा, आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये ओरली नहीं था, अब उसको एक कानून के रूप में, है ना, स्वरूप देने के लिए नेताओं ने काम किया। और अंततः हमारा भारत जब आज़ाद हुआ, तो इन सबको राइट देने के लिए, अधिकार देने के लिए हमारा एक रूल और रेगुलेशन, है ना, नियम कानून बनाए गए, है ना, जो कि सभी को इक्वल राइट देते हैं। उसी को हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। और उसी संविधान के आधार पर आज हमारा देश आज़ाद भारत रन करता है, ठीक है। तो इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान इसे कहा गया, जिसमें सेट ऑफ रूल हैं, जिसके बेस पे देश रन करता है, सबको इक्वल राइट देता है। हम लोग वही संविधान चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, क्लास 8 का, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा आज़ादी से पहले का भारत की स्थिति क्या थी। और जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसकी क्या भूमिका है, इसकी उपयोगिता क्या है, आखिर संविधान हमें क्यों चाहिए, इन सब का इम्पोर्टेंस आपको पता चल चुका होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, ठीक है ना बच्चों। तो इसके वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट ज़रूर करेंगे।
आपको कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।